नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम का सीजन चल रहा है और सबसे पहले तो मैं बोर्ड के एग्जाम में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीईआरटी की जो 10th जो क्लास है, जिसका बोर्ड का एग्जाम है, उसके वन लाइनर रिवीजन क्विक लेके आए हैं, जिसे बोलते हैं रिवीजन क्विक। ये है हमारी सोशल साइंस की। मैं राजेश कुमार यादव आपको एसएसटी के रिवीजन क्विक के बारे में बात करते हैं। डे फर्स्ट दोस्तों, हम इस 10th की जो एसएसटी है इसको 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। 10 डेज में एसएसटी का पूरा रिवाइजेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कक्षा 10 विषय लोकतांत्रिक राजनीति। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिंगली और तमिल, और इनके मध्य हमेशा चलता है संघर्ष। सिंगली जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसी वजह से सिंगली और तमिल समुदाय के मध्य हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और तमिल समुदाय जो है वो जाफना क्षेत्र में और भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करता है। तो इस संघर्ष का भारत से गहरा संबंध है, क्योंकि हम पढ़ रहे सत्ता की साझेदारी। तो देखो दोस्तों, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं है, क्योंकि वहां पे बौद्ध सिंगली को महत्व दिया जाता है, सिंगली भाषा को, और वो अपने आप श्रेष्ठ मानते, इसलिए वहां पे क्या होता है, टकराव होता है। अगर बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी है, क्योंकि बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो तो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। अर्थात 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और कहां रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र। देखिए दोस्तों, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि 59% लोग कहां रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, वेलोनिया, और फ्रेंच बोलते हैं। तो 59% तो फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा, और 40% कौन थे, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और मात्र 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन यहां पे सत्ता में तीनों की भागीदारी है, इसलिए यहां पे जो सत्ता की साझेदारी है, यहां पे कोई संघर्ष नहीं होता। अब सत्ता जो है उसका वितरण कैसे, तो सत्ता का वितरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है क्षितिज बराबर, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे। क्षितिज वितरण जो होता है वो होता है बराबर में, जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों बराबर है, अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। ये तो हो गया सत्ता का क्षितिज वितरण, यानी एक ही स्तर पर तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, जैसे विधायिका लेवल में, कार्यपालिका लेवल में और न्यायपालिका। यानी सत्ता का एक ही स्तर पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाएगा, क्षितिज, जैसे ऐसे बराबर में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा सत्ता का ऊर्ध्वाधर, पर से नीचे, ऊर्ध्वाधर सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। तो ऊर्ध्वाधर क्या हो गया, केंद्र, राज्य, स्थानीय और वार्ड तक। अब बात करेंगे विश्व के 193 देशों में से केवल 25 देशों में संघीय व्यवस्था है। लोकतांत्रिक संघात्मक शासन मात्र 25 देशों में, 193 देशों में से। और संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य क्या है भाई, संघीय व्यवस्था जो है इसका अर्थ क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र, राज्य और उसके विभिन्न इकाइयों में बांट दी जाती है। सत्ता जो है उसका विभिन्न इकाइयों में बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत एक राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ, और भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब भारत में संघीय शासन व्यवस्था, जो सत्ता का बंटवारा कैसा है, तो भारत में सत्ता का जो बंटवारा है वो 3 विषयों में किया गया है। सत्ता का बंटवारा 3 विषय बनाए गए, केंद्रीय विषय या संघीय विषय, राज्य विषय या प्रांतीय विषय, और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां बनाएंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची और संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे केंद्र के संघ सूची में आएंगे, जैसे रेल केंद्र सूची में, रक्षा,
डाक, बैंक और वे विभिन्न मुद्रा भी जो है वो केंद्र का है। अर्थात जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो सारे किसमें है? केंद्रीय या संघ सूची। केंद्रीय या संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। कौन करेगी? केंद्र सरकार। इसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। रेल, सेना, रक्षा, प्रतिरक्षा, बैंक, मुद्रा, इन सबसे संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सब कानून कौन बनाएगी? केंद्रीय या संघ सूची बनाएगी। बंदरगाह है। राज्य विषय, वे विषय जो राज्यों को हस्तांतरित है, जैसे पुलिस, कृषि, पशुपालन आदि। तो राज्य विषयों के जो विषय है उस पर कानून बनाने का काम राज्य का है। जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस। कभी हमने सेना के बारे में नहीं कहा, सेना केंद्र का है इसलिए कहा जाता है भारतीय सेना। कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि राजस्थान सेना, हरियाणा सेना, नहीं, क्योंकि सेना किसका है? केंद्र का है। तो भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय रेल, भारतीय डाक, भारतीय मुद्रा। तो राज्य सूची में क्या आएंगे? पुलिस, कृषि, जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस। समवर्ती सूची, ऐसे विषय जो केंद्र में और राज्य में दोनों में समायोजन करें, दोनों में जो शामिल है, जैसे शिक्षा, शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों में सम्मिलित है। वन, नापतोल, वन्य जीव आदि। देखिए इनके ऊपर जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन अगर विरोधाभास हो, टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के बनाए गए कानून मान्य होंगे। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा में पहले फेल नहीं करने की नीति थी 8वीं तक। अब शिक्षा में संशोधन किया केंद्र सरकार ने कि 8वीं कक्षा में क्या किया जाए? फेल किया जाए। तो संशोधन कौन करती है? केंद्र सरकार। और जब टकराव होता है राज्य और केंद्र में तो किसके कानून माने जाएंगे? केंद्र सरकार के। अब बात करेंगे आगे। अनुच्छेद 371 जो है वो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है। जैसे 370 था, आपको याद होगा धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसको अभी हटा दिया गया है। अभी 371 कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है। अभी विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? देखिए राष्ट्रपति को जब लगे कि भारत का कोई राज्य क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और उसमें विकास की विशेष आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अधिसूचना से उस क्षेत्र को विशेष दर्जा दे सकता है। अब 371 में नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इनको शामिल किया गया है। अब भारत में जो राज्यों का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर होता? भाषा के आधार। संविधान में सॉरी भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया गया है। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं में? 22 भाषाएं कौन से? जिनको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है और इन्हें बोलते हैं अनुसूचित भाषा। तो वर्तमान में भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 22। कितनी है? 22। अनुसूचित क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हें 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। और यहां पे स्थानीय जो शासन है, स्वशासन है, हमारे सरकार का तीसरा जो रूप है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं। 1/3 सीटें रिजर्व की गई। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया। और ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करता है। भाषा के आधार पर, जैसे पंजाब और हरियाणा अलग हुए भाषा के आधार पर। पंजाब में पंजाबी भाषा, हरियाणा में हरियाणवी भाषा। और भाषा के आधार पर पहला जो राज्य अलग हुआ था सीमांध्र था। आंध्र प्रदेश जो है उसको सबसे पहले भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये 1 नवंबर 1956 से अस्तित्व में आया। और भारत में जो अवशिष्ट विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसे विषय जो मूल संविधान में उल्लिखित नहीं थे, जिनका उदय बाद में हुआ हो, भाई जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है। जब संविधान बना उस समय ऑनलाइन का जमाना नहीं था, तो ऑनलाइन में ऑनलाइन साइबर ठगी है, तो ऑनलाइन जो चीजें अवशिष्ट जो शक्तियां हुई जो बाद में बनी उस पर कानून बनाने का काम है केंद्र सरकार के पास। किसके पास में? केंद्र सरकार पास। जिन विषयों का मूल संविधान उल्लेख नहीं है उन्हें अवशेष शक्तियां कहा जाता है। अवशेष शक्तियों
पर कानून बनाने का जो काम है वो कौन करता है? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अफ्रीकन, एफ्रो अमेरिकी ये अश्वेत अफ्रीकन लोग हैं जो कभी गुलाम बनाकर अमेरिका लाए गए थे, यानी कि इन गुलामों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है एफ्रो अमेरिकी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एसएसटी का डे फर्स्ट स्मार्ट क्लासेज डे फर्स्ट। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। देखिए दोस्तों, भारत में नागरिक अधिकार जो है वो हमारा संविधान लागू होने और आजादी मिलने के साथ ही लागू हुए थे, जबकि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र जो हमसे कई गुना आगे हैं उनमें भी नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ा, और वो आंदोलन चला 1954 से 1968 तक, और 1965 में इनको अधिकार मिला। और ये किसने चलाया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक था, अर्थात विचारों से लड़ा गया आंदोलन था। ये कौन सा? अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन, और ये 1954 से 1968 तक चला। अब बात करेंगे समरूप समाज की। तो समरूप समाज क्या होता है? वह समाज जिसमें विभिन्न जातीय सांस्कृतिक विभिन्नताएं बहुत गहरी ना हो, बहुत कम हो, अर्थात जिसमें सभी जातियों में, सभी धर्मों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं वो लगभग समान सी हो, वो कहलाता है समरूप समाज। अर्थात वह समाज जिसमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी ना हो, अर्थात समान सी हो, वह कहलाता है समरूप समाज। भारत की बात करें तो भारत तो सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताएं सर्वाधिक मात्रा में है। यह जातीय विभिन्नता भी भारत में सबसे ज्यादा, इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तो हमारे यहां पे समरूप समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विविधता में एकता। हम सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक और जातीय विभिन्नताओं के अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं, और यही हमारी भारतीय एकता है। सांस्कृतिक विविधता में एकता, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि अनेक विविधताओं के होते हुए भी हमारा भारत एक है। श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए दोस्तों, यह समाज में सबसे ज्यादा श्रम का लैंगिक विभाजन ऐसा माना जाता है, और ऐसी धारणाएं बनी हुई है, ऐसी परंपराएं बनी हुई है हमारे समाज में। रसोई का काम महिला करेगी, घर का घरेलू काम महिला करेगी, पुरुष का क्या काम है? बाहर जाना, कमा कर लाना, कठिन काम पुरुष करेगा। जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, रसोई का ये सब काम महिलाएं करेंगी, और पुरुष का क्या काम है? फैक्ट्री में जाना, काम करना, नौकरी करना। नौकरी करना पुरुष का काम है, महिला का काम नहीं। तो ये एक श्रम का एक लैंगिक विभाजन है। इसलिए हमारी महिलाओं की स्थिति है वो पिछड़ी हुई है, क्योंकि महिलाओं को क्या माना गया है? घरेलू काम, कि महिलाएं घर पे रहेंगी, घर का काम करेंगी, इसलिए उनको आगे बढ़ने के अवसर कम कर दिए। शिक्षा का जैसे जैसे प्रसार हुआ वैसे वैसे श्रम का लैंगिक विभाजन घटता गया। तो श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या मतलब? काम के बंटवारे में स्त्री पुरुष की तुलना। तो श्रम का लैंगिक विभाजन काम अर्थात लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, जैसे पुरुष और स्त्री, घरेलू काम महिलाएं, और बाहर कमाना या इनका काम पुरुषों का। अब देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल है, सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा विकसित है। क्यों? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, क्योंकि वहां महिलाओं का स्तर काफी ऊंचा है। वहां पे महिलाएं पुरुषों के समान काम करती है, पुरुषों के समान वेतन मिलता है, पुरुषों के समान उनके सारे कार्य। इसलिए दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। क्यों है? क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में महिलाओं का स्थान बहुत उच्च है, उनका स्तर बहुत ही ऊंचा है। भारत की बात करें तो भारत में महिलाओं का स्थान अभी भी बहुत नीचे है। विधायिका की बात करें तो विधायिका में अर्थात संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 10% से भी कम है। तो आज यहां पे पुरुष प्रधान है। तो भारत में शिक्षा में भी महिलाओं की स्थिति काफी कम है। शिक्षा के मामले में भारत में भी स्थिति बहुत नाजुक है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो गरीबी है, और दूसरा है लैंगिक श्रम विभाजन। क्योंकि लैंगिक श्रम विभाजन के कारण महिलाओं को यह माना जाता है कि महिलाएं घरेलू काम करने के लिए हैं। तो
ये था हमारा दोस्तों एनसीईआरटी एसएसटी का डे फर्स्ट। दोस्तों हमारी 3 क्लासेज में हमारी जो पॉलिटिकल है ये पूरी हो जाएगी और 5 क्लासों में हमारी ज्योग्राफी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।